ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी शेप क्या है, वो नॉर्मल है या नहीं। इसी तरह जो हमारे पास उससे जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मीन हमने प्रोड्यूस करी है वो नॉर्मल है या नहीं। तो अब इसका ना डिफरेंट जो है वो सिनारियोस पॉसिबल हैं, डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं। तो वो कौन कौन से वो मैं आपको इस डायग्राम में बता रहा हूँ। तो पॉपुलेशन जो है आपके पास नॉर्मल है। तो अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो पॉपुलेशन का साइज खा कुछ ही क्यों ना हो, और उससे जो हम सैंपल चूज कर रहे हैं उसका साइज कुछ भी हो, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है एसटीएम वो आपके पास नॉर्मल होगी। तो फिर उसका जो मीन है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके फार्मूले क्या होंगे। जो म्यू सब एक्स बार है, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो मीन है वो आपके पास पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर होगा। और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है एक्स बार, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा एक्स बार, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, वो बराबर होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। वो जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज से, सैंपल साइज के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला होगा सिग्मा सब एक्स बार को कैलकुलेट करने का। अच्छा, अब जो आपके पास दूसरा जो आपके पास सिनारियो पॉसिबल है वो ये है कि आपके पास पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है या इन्फिनिट है। तो अब अगर लार्ज या इन्फिनिट है तो आपके पास पॉपुलेशन या तो नॉर्मल हो सकती है या पॉपुलेशन नॉट नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन आपके पास नॉर्मल है तो सैंपल का साइज कुछ भी हो, जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो नॉर्मल होगी। और उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूले हम यूज करेंगे। अच्छा, पॉपुलेशन आपके पास जो है वो लार्ज या इन्फिनिट है लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो सैंपल का साइज है वो क्या है। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं हो तो अगर सैंपल का साइज लार्ज है, लार्ज का मतलब है कि सैंपल साइज एटलीस्ट अगर 30 या 30 से ज्यादा है, तो फिर जो आपके पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं कह रहा मैं, ये जो साइन है आपके पास है किसका, अप्रोक्सीमेट का है। फिर जो आपके पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। तो ये जो बात है इसको हम कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसको अभी मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है वो लार्ज या इन्फिनिट हो लेकिन वो नॉर्मल ना हो, तो फिर अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो नॉर्मल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब ये डिपेंड करता है उसके साइज पर, सैंपल के साइज पर। अगर सैंपल का साइज एटलीस्ट 30 है, सैंपल जो साइज है स्मॉल है वो इक्वल टू ग्रेटर देन 30 है, तो फिर जो आपके पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है एसटीएम वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। और उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के फार्मूले ये होंगे, यानी म्यू सब एक्स बार होगा म्यू के बराबर और सिग्मा सब एक्स बार होगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन के बराबर। अच्छा, अब जो तीसरा आपके पास सिनारियो पॉसिबल है वो ये है कि आपके पास पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल है यानी फाइनाइट है। पॉपुलेशन अगर स्मॉल है और फाइनाइट है तो, और हमें ये नहीं पता कि वो नॉर्मल है या नहीं, तो अब अगर सैंपल साइज लार्ज हो यानी सैंपल साइज एटलीस्ट 30 और 30 के बराबर है, 30 से ज्यादा हो, तो फिर जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है आपके पास वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। लेकिन अगर आपके पास पॉपुलेशन स्मॉल और फाइनाइट है और हमें ये नहीं मालूम कि वो नॉर्मल है या नहीं, अब और सैंपल साइज जो है आपके पास वो लेस देन 30 है, तो अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है तो आपकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अननोन होगी, आपको नहीं पता वो किस टाइप की होगी। तो ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी। यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च में आपको किस टाइप की प्रॉब्लम से वास्ता पड़ेगा, यानी ये सिचुएशन हो कि आप जिस पॉपुलेशन से सैंपलिंग कर रहे हो वो स्मॉल या फाइनाइट हो और आपको नहीं मालूम हो कि वो नॉर्मल है या नहीं, उससे आप एक ऐसा सैंपल चूज कर रहे हैं जो लेस देन 30 है, स्मॉल सैंपल है, तो फिर जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अननोन होगी। ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी जिसको फिर आप रिसर्च करके आप फाइंड आउट करेंगे कि जो एसटीएम है उसमें क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये केस तो जाहिर बात है आपको इससे वास्ता नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहां पे इस केस से वास्ता पड़ सकता है। जनरली आमतौर पे हमारे पास ये केसेस होते हैं जिनसे हमें वास्ता पड़ता है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, पॉपुलेशन या तो नॉर्मल है या लार्ज या इन्फिनिट है या स्मॉल या फाइनाइट है। तो अब इन केसेस में जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो किस टाइप की होगी। तो अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो जो एसटीएम है आपके पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन वो नॉर्मल होगी। और जो उसका आपके पास उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले ये होंगे। अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है वो लार्ज हो या इन्फिनिट हो और नॉर्मल हो, तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है एसटीएम वो नॉर्मल होगी। और उसके मीन को मालूम करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम करने के लिए ये फार्मूले म्यू सब एक्स बार म्यू के बराबर है सिग्मा सब एक्स बार जो है सिग्मा पाउंड अंडर रूट एन के बराबर है। अगर आपके पास पॉपुलेशन लार्ज या इन्फिनिट है लेकिन नॉर्मल नहीं है, तो ये डिपेंड करता है कि सैंपल साइज जो है वो क्या आएगा। सैंपल साइज लार्ज है, लार्ज का मतलब है एटलीस्ट 30 है,
तो फिर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी, और फिर उसके लिए यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यानी म्यू सब एक्स बार म्यू होगा सिग्मा सब एक्स बार सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन है। अगर आपके पास पॉपुलेशन स्मॉल या फाइनाइट है तो अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या तो नॉर्मल हो सकती है, नहीं हो सकती। कब होगी? जब सैंपल साइज लार्ज हो। लार्ज का मतलब क्या हो? एटलीस्ट 30 हो। अगर सैंपल साइज एटलीस्ट 30 है तो फिर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी, और अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है, स्मॉल है, तो फिर जो एसटीएम है वो अननोन होगी। या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये हमें नहीं पता, इसको हम रिसर्च करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फिगर आपके क्लियर है या इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये फिगर क्लियर है? यस सर। अच्छा क्लियर है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये जो आपके पास केस है ना कि आपके पास पॉपुलेशन लार्ज या इन्फिनिट हो लेकिन नॉर्मल ना हो, और पॉपुलेशन जो है स्मॉल और फाइनाइट हो और नॉर्मल ना हो, तो अब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एसटीएम है वो नॉर्मल होगी या नहीं होगी, तो ये डिपेंड करता है सैंपल के साइज पर। अगर सैंपल साइज एटलीस्ट 30 है, यानी 30 के बराबर या उससे ज्यादा है, तो फिर जो आपके पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। इसको हम कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सीएलटी। तो सीएलटी जो है आपके पास क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये बताता है कि जो पॉपुलेशन की शेप है और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एसटी एसएम की शेप है उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो पॉपुलेशन की शेप और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है उसकी शेप के बारे में रिलेशन हमें बताता है। तो समझ लीजिए जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है या जो होल स्टैटिस्टिक्स है, ये परहैप्स इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो ये एश्योर करता है कि अगर आपके पास सैंपल का साइज ज्यादा हो तो फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट करती है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें क्या बताता है कि एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन will approach normality regardless of the shape of the population distribution। पॉपुलेशन की कोई भी शेप हो, अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे तो जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है इट विल बिकम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से अप्रोक्सीमेट की जा सकती है। पॉपुलेशन की कोई भी शेप हो, अगर सैंपल साइज को आप बढ़ाएं, सैंपल साइज को आप जितना बढ़ाएंगे तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो उतनी ही ज्यादा नॉर्मल होती जाएगी, वो उतनी ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होगी। जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन है अप्रोचेस नॉर्मल एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कि जब आप सैंपल साइज को बढ़ाते हैं तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन की जो शेप होती है वो नॉर्मल हो जाती है, वो नॉर्मल को अप्रोच करता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का, जो हमें बताता है कि अगर सैंपल साइज आप इंक्रीज करेंगे तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। तो ये जो दो बातें यहाँ पर थी कि पॉपुलेशन लार्ज या इन्फिनिट हो और नॉर्मल ना हो, या पॉपुलेशन स्मॉल और फाइनाइट हो और नॉर्मल ना हो, तो यहाँ पे अगर सैंपल साइज आपके पास लार्ज है, लार्ज का मतलब एटलीस्ट 30 है, तो फिर अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, फिर वहां पर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करके हम कह सकते हैं कि जो हमारी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। तो फिर उसके लिए जो है हमारे पास यही फार्मूले होंगे, जो सैंपल मीन आपके पास है उसका जो मीन है म्यू सब एक्स बार वो पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर है, वो जो सिग्मा एक्स बार है सैंपल मीन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये जो आपके पास केस है फाइनाइट पॉपुलेशन वाला, फाइनाइट पॉपुलेशन जिसमें आपके पास सैंपल साइज एटलीस्ट 30 है, तो सीएलटी के मुताबिक जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। लेकिन अगर फाइनाइट आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन है तो फिर ये जो फार्मूले हैं आपके पास म्यू एक्स बार और सिग्मा एक्स बार के, वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। म्यू एक्स बार का फार्मूला चेंज नहीं होता, यानी हर केस में चाहे आपके पास पॉपुलेशन फाइनाइट हो, लार्ज हो, नॉर्मल हो, नॉन नॉर्मल हो, स्मॉल हो, हर केस में जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है उसका जो मीन है यानी म्यू एक्स बार वो म्यू के बराबर होगा। इस ये फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो सिग्मा एक्स बार है वो अगर पॉपुलेशन लार्ज या इन्फिनिट है तो उसका फार्मूला सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन है। लेकिन अगर पॉपुलेशन आपके पास स्मॉल है या फाइनाइट है तो फिर जो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन है इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये फैक्टर क्या है? अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। कैपिटल एन जो है आपके पास पॉपुलेशन का साइज है, स्मॉल एन सैंपल का साइज है। ये जो फैक्टर है फाइनाइट पॉपुलेशन की केस में इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं फाइनाइट करेक्शन फैक्टर है। इसको हम फाइनाइट करेक्शन फैक्टर कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट हो तो उसका जो सिग्मा एक्स बार है
वो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन नहीं होगा, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इस फैक्टर से, यानी अंडर रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन से। लेकिन अगर पॉपुलेशन आपके पास लार्ज या इन्फिनिट है तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला या तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होगा या सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन को आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, लार्ज है या स्मॉल है। अगर पॉपुलेशन लार्ज या इन्फिनिट है तो फिर आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा सिग्मा एक्स बार में। लेकिन अगर स्मॉल या फाइनाइट है तो फिर जो सिग्मा एक्स बार है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या सिनारियो है, फिर उसी हिसाब से आप फार्मूले यूज करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक समझ गए आप? यहाँ तक क्लियर है? जी सर, जी सर। ठीक है, तो अब आ जाए, अब हम अपने आप सवालात को करते हैं। अब वही, अब आपके पास अब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है, तो अगर वो नॉर्मल है तो अब हम उससे जो प्रोबेबिलिटीज वगैरह निकालेंगे या जो एरियाज निकालेंगे वो उसको स्टैंडर्डाइज करके निकालेंगे, उसकी जेड वैल्यू मालूम करेंगे। तो अब जेड वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे? जो स्टैंडर्डाइजिंग द सैंपल मीन। तो अब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है जिसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं वो सैंपल मीन है। तो सैंपल मीन को में से माइनस करेंगे हम पॉपुलेशन के मीन को, और फिर हम डिवाइड करेंगे जो आपके पास आपके डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा एक्स बार। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है एक्स बार, जब आप अगर वो नॉर्मल है तो फिर उसकी जेड वैल्यू किस तरह निकालेंगे? उसका फार्मूला क्या होगा? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। याद रखें जो सिग्मा एक्स बार है वो बराबर है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन के, अगर आपकी पॉपुलेशन इन्फिनिट है। जो सिग्मा एक्स बार है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, और अगर आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है तो फिर सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। इसको हम कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है। ये उस केस में हम यूज करते हैं जब आपकी पॉपुलेशन जो हो वो फाइनाइट हो। तो जो स्टैंडर्डाइज करेंगे आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार को, तो उसकी जेड वैल्यू किस तरह निकालेंगे? जेड बराबर है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। और सिग्मा एक्स बार या तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होगा अगर इन्फिनिट पॉपुलेशन है, या सिग्मा एक्स बार आपके पास सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन इनटू अंडर रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन होगा अगर पॉपुलेशन आपके पास जो है फाइनाइट है। अब जैसे मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ तो फिर इसमें आप लोग समझ जाएंगे। आपकी बुक की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.4, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6.5 है। तो क्वेश्चन नंबर 6.5 में बोल रहा है इन ए सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपको सैंपल साइज दे दिया स्मॉल एन 25 फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन आपको बता दी नॉर्मल है, तो अब क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मल है तो उससे जो हम सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे वो भी नॉर्मल होगी। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला केस है। जब आपको ये पता हो कि पॉपुलेशन आपके पास नॉर्मल हो तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होती है एसटीएम, वो आपके पास जो है वो नॉर्मल होती है, चाहे पॉपुलेशन लार्ज हो स्मॉल हो और सैंपल का साइज लार्ज हो या स्मॉल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉपुलेशन नॉर्मल है आपके पास, उससे आप 25 ऑब्जर्वेशन चूज कर रहे हैं, सैंपल साइज है मीन 98.6 है नॉर्मल पॉपुलेशन का, ये उसका म्यू दिया हुआ आपको 98.6 और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17.2 है, ये आपको सिग्मा दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन एक्स बार इज बिटवीन 92 एंड 102। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जो सैंपल मीन है आपके पास, जो भी आपने 25 ऑब्जर्वेशन का सैंपल चूज किया है, उसका जो मीन हो एक्स बार वो 92 और 102 के दरमियान हो। तो अब आपको पता है कि जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास वो नॉर्मल होगी, तो आप इसको पहले स्टैंडर्डाइज कर लें, इसकी जेड वैल्यू निकाल लें। तो जेड वैल्यू किस तरह निकालेंगे? इस फॉर्मूले से एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। अब क्योंकि यहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन है वो लार्ज है, सिग्मा एक्स बार हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन से। तो सिग्मा मैंने रख दिया, सिग्मा आपको दिया हुआ था 17.2, एन आपको दिया हुआ 25, तो 17.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25, इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये सिग्मा सब एक्स बार आ गया। जो मीन की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3.44। अब आप ये जेड वैल्यू के फार्मूले से एक्स की जो दो वैल्यूज है उसको स्टैंडर्डाइज करें। दो वैल्यूज कौन कौन सी? एक तो एक्स की वैल्यू 92 है और एक आपके पास सॉरी एक्स बार जो मीन है उसकी वैल्यू 92 है और एक वैल्यू आपके पास 102 है। तो अब अगर एक्स बार आपके पास 92 है तो इस जेड वैल्यू के फार्मूले में एक्स बार की जगह 92 रखा, मीन आपने रखा है वो आपको गिवन था 98.6 और नीचे सिग्मा सब एक्स बार है वो आपने कैलकुलेट कर लिया सिग्मा पाउंड अंडर रूट 10 से ये 3.44, इसको रख के कैलकुलेट कर लिया तो ये जेड की वैल्यू आ गई -1.92। इस तरह जब एक्स बार जो है सैंपल मीन 102 हो तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू क्या होगी? अब इसमें एक्स बार की जगह हमने 102 रखा, पॉपुलेशन मीन तो सेम है 98.6
और जो आपके पास सिग्मा एक्स बार जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन से ये 3.44 है, 3.44 है, कैसे कैलकुलेट कर लिया 0.99। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन या जेड डिस्ट्रीब्यूशन जेड की फॉर्म में हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि एक्स बार इज बिटवीन 92 एंड 102। तो इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड, ये आपके पास क्या आ गई, 92 की जेड वैल्यू -1.92 है और जो 102 है इसकी जेड वैल्यू 0.99 है। तो इसका मतलब है जेड जो हो वो बिटवीन -1.92 और 0.99 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको मैंने डायग्राम से दिखा दिया। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो जेड टेबल है उससे हम निकालेंगे। तो अब जेड जो है बिटवीन -1.92 और 0.99 है, तो ये मैंने ब्लू एरिया से आपको ये प्रोबेबिलिटी शो की है। तो अब आपको पता है टेबल में आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी मिलती है जो बिटवीन 0 एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये जैसे एक तो ये इसको मैंने डिवाइड कर दिया है कि ये रेड पोर्शन में, ये रेड पोर्शन जो है बिटवीन -1.92 और 0 है, और दूसरा पोर्शन 0 से 0.99 है, ये ऑरेंज पोर्शन में। तो ये जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो कि आपके पास ब्लू पोर्शन है, ये किसके बराबर होगी, किसका निकालेंगे, रेड प्लस ऑरेंज। ये जो रेड पोर्शन है इसमें आप ऐड ऑरेंज ऑरेंज पोर्शन, ठीक है। अब ये जो रेड पोर्शन है इसको हम किससे निकालते हैं, इसमें जेड जो है -1.92 है। तो अब टेबल में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, आपको पता है कि सिमेट्री की वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया वही होगा जो राइट हैंड साइड पर है। तो अब जेड के टेबल में आप इस वैल्यू पे जाएंगे 1.92। अब मैं ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो ये जेड का टेबल है 1.92, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा टेबल। अब 1.92 जेड की वैल्यू है 1.92, तो जेड के कॉलम में हम जा रहे हैं, इसके अंदर ये वैल्यू है 1.9, और ऊपर जो सेकंड डेसिमल प्लेस है उसके अंदर हम जाएंगे कॉलम 0.02 में। तो ये 1.9 और ये 0.02 कॉलम के इंटरसेक्शन पे वैल्यू क्या है आपके पास, तो पढ़ें देखें वैल्यू क्या है, 0.4726। ये वैल्यू सबके समझ में आ रही है, किस तरह पढ़ी मैंने, Z 1.9 जी सर। यहाँ से 1.9 यहाँ से 0.02 उसके इंटरसेक्शन में ये वैल्यू आ गई 0.4726। ये Z की वैल्यू मैंने पढ़ ली 0.4726, ये आ गई, ये रेड पोर्शन की वैल्यू है। अच्छा, अब दूसरे ये जो ऑरेंज पोर्शन है इसकी वैल्यू पढ़नी है, इसमें Z बिटवीन 0 एंड 0.99 है, तो अब इसमें Z की वैल्यू 0.99 मैंने पढ़नी है। तो अगर मैं दोबारा टेबल में जाऊं 0.99, तो Z के कॉलम में आप जाएं 0.9, तो आपके पास डेसिमल प्लेस है वो है 0.09। ये 0.9 और 0.09, अगर आप इनके इंटरसेक्शन पर देखें वैल्यू क्या लिखी हुई है आपको, ये वैल्यू 0.3389। तो ये मैंने टेबल से वैल्यू पढ़ ली 0.3389, तो ये आपके पास आ गए 0.3389। इनको मैंने ऐड कर लिया तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। तो समझ गए आपके पास। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाए। अब उसमें इसी में बी पार्ट है कि फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन ए सैंपल ऑफ 36। सैंपल साइज चेंज कर दिया n। अब अगर n अगर 36 हो, म्यू आपके पास वही है 98.6 और सिग्मा आपके पास वही है 17.2। अब आपने यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि अगर एक्स बार जो बिटवीन 92 और 102 है, तो आप ये प्रोबेबिलिटी निकालें। तो सिर्फ इसमें ये जो सिग्मा एक्स बार है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एन है वो चेंज हो गया है। सिग्मा एक्स बार आपके पास सिग्मा पावर अंडर रूट एन है, तो अब क्योंकि एन इसमें 36 है, इसको रख के कैलकुलेट किया, तो अब सिग्मा एक्स बार 2.7 आ गया। अब उसी तरीके से आप ये जो एक्स बार की वैल्यू है इसको आप स्टैंडर्डाइज करें। जैसे 92 को किस तरह स्टैंडर्डाइज किया, 92 में से माइनस किया मीन को, एक्स बार माइनस म्यू है 98.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार जो कि 2.87 है। और इसी तरीके से 102 को जब स्टैंडर्डाइज किया, 102 में से माइनस का म्यू को 98.6 डिवाइड किया सिग्मा एक्स बार से 2.87। तो अब जेड डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यूज जेड टेबल में आ गए -2.3 से 1.18। अब मैं ये आपको पास छोड़ता हूँ, ये उसी तरीके से आप डायग्राम बना लें। अगर आपको मुश्किल हो रही है बगैर डायग्राम के आप इसको निकाल लीजिएगा। ये टेबल से आपको वैल्यूज सर ये सिग्मा बार क्या है? सिग्मा सिग्मा एक्स बार सिग्मा एक्स बार ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जो सैम्पलिंग जी डिस्ट्रीब्यूशन सर, है ये जी, एक्स बार की वैल्यू कैसे कहाँ से आई? सिग्मा एक्स बार की जो वैल्यू, ये इसका फार्मूला है कि जब हम सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट करते हैं, अगर आप मैथ के या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते तो मैं आपको इसे ड्राइव करवाता, लेकिन आपको मैं ड्राइव जी सर। इकोनॉमिक्स के लिए इसको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि सिग्मा एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, अगर आपके पॉपुलेशन लार्ज हो, ठीक है। ये फार्मूले आपके पास ये फार्मूले आपके पास ये सिग्मा एक्स बार जो है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन है अगर इन्फिनिट या लार्ज पॉपुलेशन है, और अगर आपके पास फाइनाइट या स्मॉल पॉपुलेशन है तो फिर फार्मूले में क्या होगा, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। ये कब हम फार्मूला यूज करते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। ये फाइनाइट के लिए, ठीक। क्योंकि आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है तो इसलिए हमने सिग्मा एक्स बार का फार्मूला क्या यूज किया, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन।
ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह और का। सर ये हर सवाल के एंड में ये डायग्राम भी बनानी है? देखिए मैंने आपको बताया, अगर आप बगैर डायग्राम के सही करते हैं तो सही है, आप डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि ठीक है सर, आपको समझने में कोई मसला ना हो। समझिए आप आ जाए 6.6 से आपके ठीक है सर। अब 6.6 आपके पास मैरी बार्टेल एक ऑडिटर है आपके पास, एक क्रेडिट कार्ड कंपनी की। तो ही नोज दैट ऑन एवरेज द मंथली बैलेंस ऑफ एनी गिवन कस्टमर इज $112। तो उसके जितने भी कस्टमर है वो उसकी पॉपुलेशन है, तो उसका उसने एवरेज दिया हुआ, एवरेज मंथली बैलेंस। तो ये आपके पास ये पॉपुलेशन का मीन है म्यू, म्यू आपको दिया हुआ 112 एंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन इज $56। ये आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ सिग्मा, सिग्मा आपके पास है 56। तो इफ मैरी ऑडिट्स 50 रैंडमली सिलेक्टेड अकाउंट्स, वो 50 रैंडमली अकाउंट्स को सिलेक्ट करती है, तो ये आपके पास सैंपल है, सैंपल साइज आपको दिया हुआ है 50 अकाउंट्स का सैंपल है, ये सैंपल साइज है स्मॉल एन। तो अब आपने क्या मालूम करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सैंपल एवरेज मंथली बैलेंस यानी एक्स बार, जो सैंपल मीन है आपके पास, एक्स बार इज लेस देन इज बिलो $100। ये $100 से बिलो है। बिलो का मतलब है आपने ये मालूम करना है कि जो एक्स बार है दैट इज लेस देन $100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब आपको जो है ये नहीं बता रहा कि ये जो आपके पास पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है या नहीं। तो हमारे पास कौन सा केस है, हमें नहीं पता कि पॉपुलेशन नॉर्मल है या नहीं। अब अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं हो तो अब जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके पास सैंपल मीन की, वो नॉर्मल होगी या नहीं। तो ये मैंने बताया, ये डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है। उसका साइज अगर एटलीस्ट 30 है, अगर उसका साइज एटलीस्ट 30 है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होगी मीन की, वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर हम जो है ये देख रहे हैं जो सैंपल साइज है वो 50 है, 50 इज लार्ज एनफ। तो यहाँ पर हम जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। तो हम जो है Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। अब हम उसको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जो उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो अब सिग्मा एक्स बार निकालेंगे। सिग्मा एक्स बार आपके पास क्या होगा, क्योंकि पॉपुलेशन लार्ज एनफ है, सिग्मा एक्स बार सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन है। अब आपको सिग्मा गिवन था, ये जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 56, वो रख दिया। सैंपल साइज आपको गिवन है 50 अंडर रूट 50, इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया, तो सिग्मा एक्स बार आ गया 7.92। अब आप जो है ये जो एक्स बार की वैल्यू 100, इसको अब मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जेड वैल्यू का फार्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। तो एक्स बार आपको दिया हुआ 100, म्यू पॉपुलेशन का मीन आपको गिवन था 112, और सिग्मा एक्स बार आपने सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट करना पड़ा। याद रखें यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, आप सिग्मा एक्स बार की जगह आप सिग्मा रख सकते हैं। तो याद रखें आमतौर पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं इस फार्मूले में सिग्मा एक्स बार की जगह सिग्मा रख देते हैं। तो याद रखें सिग्मा एक्स बार आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स बार जो होगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होगा आपके पास, या सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 होगा। कौन सा फॉर्मूला, अगर लार्ज या इन्फिनिट है तो सिग्मा एक्स बार आपके पास सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन है। तो याद रखें इसको आपने जो है फॉर्मूले में कैलकुलेट रखते करना वक्त पड़ेगा याद सर। रखें आप। तो सिग्मा एक्स बार जो है वो मैंने ये कैलकुलेट किया सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन से। तो अब ये जो एक्स की वैल्यू थी आपके पास 100, इसको मैं स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार ये रख के कैलकुलेट किया, तो ये जेड आपके पास आ गया -1.52। तो अब इसके अंदर जो कैलकुलेशन की हुई है आप इसको खुद प्लॉट करें। यहाँ ये काम मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि अगर z इज लेस देन -1.52 है तो ये प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालेंगे, ये z के टेबल से निकालेंगे। अब इसमें ये 0.5 से माइनस कर रहा है, क्यों कर रहा है इसको आप खुद डायग्राम बना के चेक करें। ये 0.5 वो जो भी आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो इस तरह निकालेंगे। तो आप जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो टेबल होगा z के कॉलम में 1.52 की ये वैल्यू आप पढ़ लेंगे 0.4357। तो इस ये जो प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन है ये आप पहले कर चुके हैं, तो इसको आप z के टेबल से खुद ही कैलकुलेट करिए। मैं आपको बस छोड़ रहा हूँ ताकि जो आपने पीछे किया है वो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो, जो आपने समझा हुआ। अब आ जाए इसी का बी पार्ट है कि जो सैंपल मीन हो आपके पास वो बिटवीन $100 और $130 हो, यानी एक्स बार जो है वो बिटवीन 100 एंड 130। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या, क्योंकि एक्स बार जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन वो आपके पास नॉर्मल है, तो अब हम इसकी स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू जेड वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। तो अब इसमें एक्स बार 100 है, माइनस म्यू, म्यू आपके पास 112 था, ये पॉपुलेशन का मीन आपको गिवन है, ठीक है। और जो सिग्मा एक्स बार है वो आपने कैलकुलेट किया था सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन से 7.92 है। तो ये फॉर्मूले में पुट किया और ये आपने दोनों की जेड वैल्यू निकाल ली। 100 की जेड वैल्यू -1.52 है
130 की z वैल्यू 130 माइनस 112 डिवाइडेड बाय 7/9, तो ये आपके पास 2.27 है। तो अब आपको z के टेबल से ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि z इज बिटवीन -1.52 एंड 2.27। तो अब ये प्रोबेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आप खुद, इससे आगे आप खुद काम करिएगा, ठीक है। ये खुद आप टेबल से मालूम कीजिएगा। आपके समझ में नहीं आ रहा, आप डायग्राम बना ले। तो यहाँ तक क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक क्लियर है? सर क्लियर है सर। यस सर। No, sir, clear. अब आ जाए, अब इसी के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। 627 है, तो इसमें बोल रहा है इन ए सैंपल ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस। ये 16 आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ये सैंपल का साइज है। ये सैंपल साइज जो है n, स्मॉल n, फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है। तो अब मुझे यहाँ पर बताएं, अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है SDM वो नॉर्मल होगी या नहीं होगी, बताएं मुझे। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है x बार की जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल होगी या नहीं होगी? नॉर्मल होगी। अगर पॉपुलेशन, यस सर, होगी, नॉर्मल होगी सर। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल हो तो SDM हमेशा नॉर्मल होगी, ठीक है। ये सबसे आसान केस है। तो अब इसमें बोल रहा है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद ए मीन ऑफ 150, ये नॉर्मल पॉपुलेशन जो है उसका मीन दिया हुआ है। तो ये आपको पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ म्यू, म्यू आपको दिया हुआ है 150, और उसका जो वेरिएंस है, वेरिएंस है 256। अच्छा, वेरिएंस क्या होता है आपके पास? ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क होता है ना। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस का स्क्वायर होता है, स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ आपको, ये आपको क्या दिया हुआ है? सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ। तो अब यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं आप, इसको सिग्मा लिख सकते हैं। याद रखें ये वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास जो है वो 256 है। तो अब यहां से आप सिग्मा जो है वो आप किस तरह निकालेंगे? सिग्मा निकालने के लिए आप जो है इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो जो सिग्मा आपके पास होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 256। तो 256 का अगर आप रूट ले लें तो ये आपके पास सिग्मा आ जाएगा। 256 का रूट क्या होता है आपके पास? 16 होता है, ठीक है। तो ये आपने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। अच्छा, अब आ जाए, अब ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आपने कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है आपके पास वो आपके पास नॉर्मल है, तो उसकी z वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। z वैल्यू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार। अब सिग्मा x बार कहाँ से आएगा? सिग्मा x बार जो आपके पास सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा अपॉन। अच्छा सर, ये इनफाइनाइट है फाइनाइट है, ये आपको वहाँ मेंशन किया जाएगा या फिर क्वेश्चन में हिंट दी जाएगी, वो क्या होगा सर? देखें, अगर जो आपको फॉर्मूला बताया ना, या तो क्वेश्चन में या तो बता देगा होगा ना। क्वेश्चन में अगर आपको कह रहा है कि वो लार्ज है पॉपुलेशन, तो इसका मतलब वो इनफिनिट है। और अगर क्वेश्चन में आपको कह रहा है वो स्मॉल है या फाइनाइट है, तो फिर आप फाइनाइट वाला केस लेंगे। और अगर आपको नहीं बताता कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है, तो बाय डिफॉल्ट फिर आप उसको लार्ज लोगे। अगर साइज गिवन नहीं है पॉपुलेशन का तो बाय डिफॉल्ट आप उसको क्या लेंगे? लार्ज, इनफिनिट। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसके पहले ये फॉर्मूला सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। सिग्मा आपके पास जो है सिग्मा आपके पास जो है वो कितना है? वो आपके पास है 16 अंडर रूट एन। एन आपके पास जो है वो आपके पास है अंडर रूट 16, तो ये 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 16। तो सिग्मा एक्स बार आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब आ जाए, अब आपने जो है ये एक्स बार जो है अगर लेस देन 160 हो तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालें। तो एक्स बार इज लेस देन 160, तो इसकी जेड वैल्यू निकाल ली आपने। एक्स बार की जगह हमने 160 रखा, और ये आपके पास जो आपके पास म्यू है, म्यू आपको दिया हुआ था 150, और नीचे आपने सिग्मा एक्स बार रखा है। सिग्मा एक्स बार जो आपके पास वो है 4 से आपने इसको डिवाइड कर लिया। 160 माइनस 150 है 10 होगा। 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आपके पास आ जाएगी 2.5, ठीक है। तो अब z जो है आपके पास वो लेस देन 2.5 है। ये वैल्यू एक्चुअली 2.5 है। ये डायग्राम में थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। z इज लेस देन 2.5 है, तो अगर ये 2.5 है तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। इसको आप किस तरह निकालेंगे? इसको आप निकालेंगे रेड प्लस ऑरेंज। ये रेड जो है ये 0.5 है, ऑरेंज पोर्शन कौन सा होगा? जो 0 से 2.5 तक होगा। इसको आप टेबल से निकाल लेंगे, तो टेबल में जाके जो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। या अगर मैं इस सवाल को चलें, ये समझ गया आप ये प्रोबेबिलिटी आप किस तरह निकाल रहे हैं? तो बिल्कुल एक ही जैसा इसका बी पार्ट है कि अगर x बार इज ग्रेटर देन 142 है, x बार 142 से ज्यादा है, सैंपल मीन इज ग्रेटर देन 142, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब इसमें जो x बार की वैल्यू जिसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे 142 है,
तो जो बी पार्ट है ये आप इसको मैं कर रहा हूँ, बी पार्ट भी आपके पास इसी तरीके से इसमें, अब इसमें जो है, अच्छा ये बी और सी जो है मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए, या आप इसको खुद कर लीजिएगा। बी और सी मैं डी करवा रहा हूँ। डी पार्ट है, डी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, डी पार्ट में कह रहा है कि अगर आप जो इंस्टेड ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन, आप 16 ऑब्जर्वेशन ना लें, 9 ऑब्जर्वेशन, यानी सैंपल साइज चेंज कर दिया, एन 9 कर दिया, बाकी वैल्यूज वही हैं। तो अब आप ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक्स बार इज ग्रेटर देन 142, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इसको जो है, क्योंकि एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो इसकी जेड वैल्यू निकालेंगे, और उसी तरीके से अब सिग्मा एक्स बार जो है वो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू चेंज हो गई है। सिग्मा एक्स बार है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो ये उसी तरीके से पार्ट किया है, ये प्रोबेबिलिटी को जेड की फॉर्म में लाके जो पीछे आप कर चुके हैं। तो ये अब मैं आपको बस छोड़ रहा हूँ ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस हो, इसको आप कर लें। 628 पर आ जाए। अब 628 जो है आपके पास, तो इसमें होता है सैंपल ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन। तो ये 19 ऑब्जर्वेशन का आपके पास सैंपल है फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है। ये सैंपल साइज जब आपको 19 है, स्मॉल एन है, पॉपुलेशन आपको बताई हुई नॉर्मल है, तो क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मल है तो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो नॉर्मल होगी। जो पॉपुलेशन है उसका मीन आपको दिया हुआ म्यू 18 है आपके पास, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ सिग्मा 4.8 है। तो अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो सैंपल मीन है एक्स बार वो बिटवीन 16 एंड 20 है। तो ये पार्ट भी मैं आपको बस छोड़ रहा हूँ। 628 जो है इसको आप खुद करें, इसको तीनों पार्ट ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। 629 पर आ जाए आप। 629 जो है आपके पास इसमें आपको क्या बता रहा है, इसमें आपको बता रहा है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। तो आपको दे रहा है जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है, तो क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मल है तो जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉर्मल होगी। उसको स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, उसकी जेड वैल्यू ये होगी एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन 56, उसका मीन आपको दिया हुआ म्यू वो 56 है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है सिग्मा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 21 है। तो बेटा हाउ लार्ज ए सैंपल मस्ट बी, सैंपल कितना लार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सैंपल साइज एन फाइंड आउट करना है। सैंपल साइज गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करें। तो हाउ लार्ज ए सैंपल मस्ट बी टेकन सो दैट देयर विल बी एटलीस्ट 90% चांस है। 90% आपको क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। 19% चांस हो, परसेंट इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.9, दैट इट्स मीन इज ग्रेटर देन 52। इसका जो मीन हो वो 52 से ग्रेटर देन हो। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन यानी ये आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार इज ग्रेटर देन 52। इसको अगर आप z वैल्यू में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन सम अननोन वैल्यू। ये अननोन वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे ये अननोन वैल्यू निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन सम अननोन वैल्यू, ये 90% या 0.9। तो इस z की वैल्यू को मैं मालूम करता हूँ, क्योंकि जब ये z की वैल्यू आ जाएगी, ये जो z वैल्यू का फॉर्मूला है इससे मैं जो है सैंपल साइज n निकाल लूंगा। सैंपल साइज n मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब अगर आप देखें ये जो z की वैल्यू आपको गिवन, z की वैल्यू अननोन वैल्यू निकाली हुई है, ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। तो अब ये आप किस तरीके से निकालेंगे, इसकी डायग्राम अगर आप बनाएं तो आप मुझे खुद बताएं, ये जो एरिया है ग्रेटर देन, ये राइट पर होगा या लेफ्ट पर होगा? एरिया कहां पर होगा, राइट पर होगा या लेफ्ट पर होगा? राइट पे होगा सर। तो जो आपके पास ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये आपको दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन सम अननोन वैल्यू इज इक्वल टू 0.9। ये 0.9 के बराबर है, 0.9। तो अब क्योंकि ये ग्रेटर देन है आपके पास, तो इसका मतलब एरिया जो होगा वो आपके पास राइट पर होगा। तो अब डायग्राम जो मैं आपको बनाऊं राइट पर, मतलब एक तो डायग्राम ये है कि ये एरिया हो आपके पास राइट पर, और एक डायग्राम आपके पास ये है कि ये एरिया हो आपके पास राइट पर। तो अब कौन सी डायग्राम सही है? इसमें दोनों में एरिया राइट पर है। तो इसमें आप देखें जो आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है ग्रेटर देन 0.5 है या लेस देन 0.5 है? ग्रेटर देन 0.5 है या लेस देन 0.5 है? ये ग्रेटर देन 0.5। अब साहब इन दोनों एरिया में कौन सा एरिया ग्रेटर देन 5 है? ये तो नहीं है, ये लेस देन 0.5 है। तो ये डायग्राम ऊपर वाला है, ये डायग्राम आपकी जो है वो सही होगी। तो इस तरीके से जो है आप डायग्राम बना के जो है आपको पता चल जाएगा। तो ये इसकी डायग्राम है कि ये z की अननोन वैल्यू है, तो ये z की अननोन वैल्यू 0 के लेफ्ट पर है, इसका मतलब है z नेगेटिव है। और इसके राइट हैंड साइड पर ये जो ब्लू पोर्शन है ये 0.9 है विच इज ग्रेटर देन 0.5। तो अब मैंने z की अननोन वैल्यू निकालनी है, तो अब किस तरह निकालू? अब मुझे पता है कि टेबल से
ये जो 0 और ये जो अननोन वैल्यू के दरमियान ये जो रेड पोर्शन है, इसकी वैल्यू मैं टेबल से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये अगर मैं ये रेड एरिया निकालूं, ये मुझे ब्लू एरिया दिया हुआ, ब्लू एरिया से रेड एरिया कैसे आएगा? ये जो ब्लू एरिया है इसमें से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं यानी 0.5, सर 0.5 माइनस कर दें। ये आपको रेड एरिया आ जाएगा। तो रेड एरिया जो है आपके पास वो है 0.9, यानी ब्लू एरिया माइनस 0.5, तो ये 0.4 है। तो अब मैं Z टेबल पे जाऊंगा, उसके अंदर मैं वैल्यू सर्च करूंगा प्रोबेबिलिटी की 0.4 या क्लोजेस्ट टू 0.4, ऐसी वैल्यू सर्च करूंगा जो 0.4 हो या 0.4 के क्लोजेस्ट हो। तो ये Z डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। अब इसमें सर्च करें 0.4 या ऐसी वैल्यू जो 0.4 के क्लोज है। तो देखें कौन सी है 0.4 के क्लोज, ये 0.43235 है, 0.422, ये 0.4049 है, यहाँ पर आ जाएं, ये आपके पास 0.4032 है, और ये 0.3997 0.3997 कहाँ पर है? 0.3997 ये रही, 0.08 की तरफ 0.3997। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग Z वैल्यू पड़े, यहाँ से Z की वैल्यू क्या है 1.2, यहाँ से 1.2 और ऊपर क्या आपके पास 1.28 1.28। तो ये टेबल से ये मैंने वैल्यू पढ़ ली है। तो ये आपके पास जो टेबल से ये आपको वैल्यू मिल गई है, ये आपको, हाँ ये मिल गई आपके पास 1.28, ठीक है। लेकिन अब हमें पता है Z क्योंकि नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो ये माइनस का साइन मुझे खुद अपने पास से लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस, तो जो मेरी रिक्वायर्ड Z की वैल्यू है वो माइनस 1.28 हो गई। तो अब ये जो आपके पास फार्मूला है Z वैल्यू का कि Z बराबर है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार, तो Z की जगह रख दिया मैंने माइनस 1.28। अब जो x बार आपको दिया था, x बार आपको क्या दिया हुआ था, ये था कि मीन जो है वो 52 से बड़ा हो, तो ये x बार की वैल्यू 52 है। ये आपके पास सैंपल मीन की वैल्यू x बार ये 52 है। पॉपुलेशन का मीन आपको दिया हुआ था 56, म्यू की जगह 56। सिग्मा x बार आपने कहां से निकाला? सिग्मा x बार जो है वो आपने अभी नहीं निकाला, क्योंकि आपको सिग्मा x बार के फार्मूले में सिग्मा अपॉन अंडर रूट n निकालना है। तो सिग्मा x बार को मैंने एज इट इज रहने दिया, सिग्मा x बार मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता, तो बाकी वैल्यूज मैंने पुट करी हैं। अब इसको मैं अलजबरा से सॉल्व करता हूँ, तो सिग्मा सब x बार इज इक्वल टू 52 माइनस 56 हो गया